हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में हो तो कमेंट करो, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो। पता चल रहा है ना सब कुछ? ओके, तो हमने अभी तक चैप्टर 2 में बहुत सारी चीजें पढ़ी, राइट? न्यूटन के लॉ, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर क्या पढ़ा बोलो? सब भूल गए सर? ऐसा थोड़ी याद रहता है हमको, हम तो बिजनेसमैन है, ठीक है? अभी घर पे फ्री हो तो थोड़ा बहुत रिवाइज करो, राइट? मैंने बोला था रिवाइज जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, माइंड में स्टोर होता जाएगा। जैसे हम प्रेयर हमको याद रहती है, सेम उसी तरीके से, ठीक है? तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें एक टॉपिक हमारा चैप्टर 2 में बाकी था, जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जनरली ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो कई बच्चे स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि जीटीयू में मैक्सिमम 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो तो हमने पेपर स्टाइल में देखा था। बट ये 7 मार्क्स में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर आता है 7 मार्क्स में तो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। बट मैं ये बोलूंगा कि स्किप करने से अच्छा है सिंपल 4 टाइप के फोर्सेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? वो फोर्सेस एक्सप्लेन करो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 7 मार्क्स में नहीं आता है, बट जो उसके 2 फोर्सेस है वो कई बार एग्जाम में उसके लॉ आते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो आप सब पढ़ के ही आए हो, राइट? तो वो हम आज देखेंगे कि कौन कौन से लॉ है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस की हम बात कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो बेसिक 4 फोर्स है वो हम देखते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको पता है, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બધાને ખબર છે, રાઈટ? જેના લીધે જ આપણે શું છીએ, પૃથ્વી પર રહી શકીએ છીએ, બરાબર છે? ગ્રેવિટેશનલ फोर्स फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकीय बल। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। एंड फोर्थ वन जो है न्यूक्लियर फोर्स, राइट? तो हम देखते हैं बारी बारी से क्या है। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बोलोगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम पढ़े थे बट अभी भूल गए सब कुछ, राइट? तो फिर से एक बार इसको याद कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? कि अगर कोई भी मैं 2 ऑब्जेक्ट ले लूं, सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे दूसरा ले लिया, एक का मास है m1, दूसरे का है m2। मास कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई पण जगह जाओ दળ हमेशा શું હોય? ऑलवेज શું હોય? अचल હોય। तो एक m1, एक क्या ले लिया? m2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज मैं ले लेता हूँ r डिस्टेंस। ऐसा सोचो, बिल्कुल सिंपल है, राइट? ऐसा सोचो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मेरे से थोड़े दूर आप खड़े हो, तो मेरा मास m1 है, आपका मास क्या है? m2 है, और ये डिस्टेंस कितना है? r। तो हम दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन भाई ने क्या बोला था कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है? बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट आपने बोल दिया, कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल सिंपल है। मेरा मास अगर 2 किलोग्राम है, आपका मास 2 किलोग्राम नहीं होता है, बट जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है? 2 किलोग्राम। या तो मेरा ले लो 70 kg है, आपका 50 kg है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हम दोनों के बीच में, वो क्या होगा? वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 70 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, सपोज आप मेरे से 5 मीटर दूर के डिस्टेंस पे खड़े हो, जितने भी दूर के डिस्टेंस पे हो, उसका स्क्वायर। ये दोनों चीज के ऊपर क्या होता है? वो डिपेंड होता है, ठीक है? तो सिंपल है। यही ये स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, उसी के बेसिस पे ही हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? डिस्टेंस। इतना पता चला। अब सिंपल है, देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन
two object having mass m1 and m2, दूसरा क्या है, separated by a distance r is directly proportional to their product and inversely proportional to square of the distance. इसी को माइंड में रखो और स्टेटमेंट लिखो. स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं है. फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप रटोगे तो थोड़े देर याद रहेगा, बाकी एग्जाम में क्या हो जाएगा, भूल जाओगे. सिंपल है. क्या है ये, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये क्या है, मास दोनों के m1 और m2 उसका प्रोडक्ट, और ये क्या है, डिस्टेंस. तो सिंपल लिख सकते हैं ये. हाँ सर बिल्कुल सिंपल है. हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, कोई आपको डाउट हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंपल. और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट. सेपरेटली अगर मैं लिखूं तो ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट. तो बस सिंपल ही है. स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. સિમ્પલ है. ગુજરાતી મીડિયમ વાળા છોકરાઓ શું કહી શકાય બેટા, કેવું હોય તો બે m1 અને m2 દળ ધરાવતા પદાર્થો જે r જેટલા અંતરે શું છે, સેપરેટ છે, બરાબર. r જેટલા અંતરે રાખેલા છે તેમની વચ્ચે લાગતું કયું બળ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ. શું હોય, બંને પદાર્થના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના શું છે, व्यस्त प्रमाणમાં. આના પરથી જ સ્ટેટમેન્ટ લખવું. स्टेटमेंट कोई દિવસ ગોખવાનું नहीं, सिंपल. अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनल साइन दूर आएगा तो कांस्टेंट हम रखेंगे. यहाँ पे ग्रेविटेशनल है तो कांस्टेंट न्यूटन भाई ने रखा था जी, तो हम भी जी लेंगे. और ये जो जी की वैल्यू है, राइट, जो जी की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻11. अब बोलोगे कि सर ये वैल्यू कैसे आई, तो यहाँ पे m1 को उन्होंने क्या लिया था, अर्थ का मास है, फिर अर्थ की जो रेडियस है, वो सब वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और आंसर जो मेरा आता है ये. मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगर 4 टाइप के फोर्स आते हैं, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर घंटों बातचीत कर सकते हैं, 2-3 घंटे तक बातचीत कर सकते हैं. ये क्या है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या होगा. बट अभी हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जा रहे हैं, डिप्लोमा के सिलेबस जो है उसके हिसाब से. तो अगर मुझे एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स में कितना लिखना है 7 मार्क्स में, तो उसी के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मैसेज कीजिए. मैं आपको जो भी जानना है इसके बारे में हम सब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इसकी वैल्यू है. अब इसका यूनिट कैसे आएगा, देखो कोई किसी का भी अगर मुझे यूनिट बनाना है तो सबसे पहले एक चीज याद रखो बच्चों, किसी का भी अगर यूनिट बनाना है, जिसका भी यूनिट मुझे चाहिए उसको एक साइड रख दो, बाकी सारी टर्म किस साइड आ जाएगी, दूसरी साइड. कैसे, तो देखो ऐसे, मुझे इसका यूनिट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जी को एक साइड रखूंगा. देखो यहाँ पे आर स्क्वायर किसमें है, डिवीजन में. आर स्क्वायर भागाकाરમાં છે તો અહીં જશે તો શેમાં આવી જશે, ગુણાકારમાં. तो f इंटू आर स्क्वायर आया. दूसरा m1 एंड m2 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो सामने की साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन में. कई बच्चे ये भी गलती करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं तो क्या माइनस लिख देते हैं, बट याद रखना ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में. तो सिंपल m1 एंड m2. अब हम ऐसा यूनिट वाला चैप्टर याद करो, हमने पढ़ा था फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन. सिंपल. आर, आर यानी क्या, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में मेजर करेंगे, बट यहां पे क्या है, आर स्क्वायर है तो क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2, तो kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर. तो ये इसका यूनिट आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. सिंपल लिख दो. तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स. इतना भी अगर आप लिखते हो, स्टेटमेंट अगर भूल जाते हो तो भी 70% मार्क आराम से आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है. तो ये मेरा हुआ फर्स्ट फोर्स जिसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स. अब दूसरा फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
विद्युत स्थितिकीय बल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, स्थितिकीय, स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या है, हम अभी भी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हम चार्ज पढ़े थे, विद्युत भार આપણે બધા ભણ્યા था। अगर चार्ज स्टेबल है यानी एक ही जगह पे है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम एज्यूम करें कि चार्ज क्या है, सिंपल स्टेबल है, ठीक है, तो इसको अगर मैं स्टेबल कंसीडर करता हूं, एक जगह स्थिर છે એવું ગણું, उसके रिलेटेड जितनी भी स्टडी है या तो जो भी फोर्स है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि चार्ज किसमें है, मोशन में, राइट। जो विद्युत भार है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर चार्ज स्टैटिक है, विद्युत भार जो स्थिर होय तो कयो कांसेप्ट आवशे, विद्युत स्थितिकीय बल। और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लूं या कोई भी ले लूं, अगर वो मोशन में, राइट, इलेक्ट्रॉन मोशन में यानी क्या, करंट जनरेट करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट। विद्युत प्रवाह એટલે શું, इलेक्ट्रॉन ની गति, सिंपल। तो वो सब स्टडी किसमें आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपने पढ़ा था कौन सा, एम्पियर का लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो वो मेरा क्या आएगा, तीसरा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी मैंने ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको समझा दिया है, क्या है, एम्पियर का लॉ आपको पता है, राइट, वो अभी बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल है, ये दोनों मैंने इसलिए लिए अभी क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। यहां पे मैं जो ले रहा था, क्या मास ले रहा था, उसको मैं रिप्लेस कर दूं चार्ज से, Q1 Q2, किससे रिप्लेस कर दूं, चार्ज એટલે કે विद्युत भार, राइट। और अगर वो दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मास था, यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसको एस्टैब्लिश किया था ये कंसेप्ट कूलम्ब करके जो साइंटिस्ट है उसने, तो इसकी वजह से उसको कूलम्ब का लॉ भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ, इसके लिए मैं यहाँ पे हम आज कूलम्ब्स का लॉ देखते हैं। दो टाइप के फोर्सेस जो है वो आज हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब का लॉ मुझे क्या बोलता है, यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, वहां पे ग्रेविटेशनल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थितिकीय बल। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सेम ही है, सिर्फ मास को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, चार्ज से। दળને શેની વડે બદલી નાખ્યું, વિદ્યુત ભાર વડે। બાકી का सब कॉन्सेप्ट सेम का सेम, Q1 Q2 बाय r², प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे k, Q1 Q2 बाय r²। और ये जो k की वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ यूनिट। अभी हम देखते हैं कैसे डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखो, इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट बहुत फर्क नहीं है, सिंपल है। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F क्या है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्जेस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टेबल हम कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। चलो, ये F का डिस्क्रिप्शन हो गया। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सिंपल है। वहां पे क्या हम कर रहे थे, मास देख रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास की जगह पे अगर मैं ये रिप्लेस कर देता हूं, क्या, चार्जेस, तो ये मेरा क्या हो गया, कूलम्ब का लॉ। सिंपल, इसको मैं कूलम्ब्स लॉ भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, फिर से एक बार स्टेटमेंट देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r is directly proportional to their strength and inversely proportional to square of the distance. શું આવે, ગુજરાતી મીડિયમમાં જો આપણે આને સ્ટેટમેન્ટ આપવું હોય તો આપણે દળને શું કર્યું છે, વિદ્યુત ભારથી બદલી નાખ્યા છે, સિમ્પલ। તો શું આવે, બે વિદ્યુત ભાર વચ્ચે, પણ એ બે વિદ્યુત ભાર કેટલા અંતરે છે, r અંતરે, બરાબર। તો બે વિદ્યુત ભારો પણ કેવા છે, સ્ટેબલ, સ્થિર છે।
તો હું વર્ડ શું વાપરીશ? બિંદુવત, એટલે એક જ પોઈન્ટ પર છે, રાઈટ? બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો. જો હું જે બોલું છું એ અહીંયા જોતા જજો ફિગરમાં, એટલે તમને કમ્પ્લીટ ફિગર પરથી જ લખતા આવડશે, ફિગર અને મેથેમેટિકલ સ્ટેપ પરથી. બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો જે r અંતરે છે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત સ્થિતિકીય બળ અથવા કુલંબ બળ તે બે વિદ્યુત ભારના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના શું હોય છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. સિમ્પલ. અહીંયા વિદ્યુત ભારોની જગ્યાએ શું હતું? દળ હતું. તો શું થઈ જતું? જો દળની વાત આવે તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વિદ્યુત ભારની વાત આવે તો કયું બળ આવશે? કુલંબ બળ. રાઈટ? બોલો, છે કોઈ ડાઉટ? ઓકે. 9 × 10⁹ આ એની વેલ્યુ છે. હવે આનો SI યુનિટ કઈ રીતે નીકાળીશું? બહુ જ સિમ્પલ. SI यूनिट માટે શું કર્યું હતું? g નો निकालવો હતો तो g एक बाजू, k का अगर मुझे SI यूनिट निकालना है तो k एक साइड, क्या आएगा? बाकी सारी टर्म दूसरी साइड, तो f × r² डिवाइड बाय q1 × q2. सिंपल. f का यूनिट क्या है? न्यूटन. इसका क्या है? डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे चार्जेस है, किसने फाइंड किया था? कूलम्ब भाई ने. तो इसका क्या आएगा? कूलम्ब स्क्वायर. तो सिंपल इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? वेर k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर. सिंपल है. तो ये आज के सेशन में हमने पढ़ा दो लॉ, राइट? एक था ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. 4 फोर्स है, इसमें से 2 फोर्स. इसमें तीसरा फोर्स आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स. वो उसके बारे में हम बहुत बातचीत कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि न्यूक्लियर फोर्स किसको बोलेंगे वो आपको सिंपली मैं बता दे रहा हूँ. एम्पियर लॉ तो आपको पता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम डीप में नहीं जा रहे हैं, राइट? बट हम न्यूक्लियर फोर्स किसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी जो बेसिक पार्टिकल के बीच में जो लग रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो मेरे क्या है? बेसिक पार्टिकल. तो उसको इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द सेंटर खींच के रखने के लिए जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स. ये इसके लिए डीप में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो ये दो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंजॉय.